नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर, तालिबान राज पर, जहां तालिबान एक तरफ सत्ता के शिखर छूने के लिए तैयार है, अपना मंत्रिमंडल गठित करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर में पैर नहीं रख पा रहा है। और पंजशीर में पिछले 3 दिनों से, जी हां, भीषण युद्ध जारी है, जिसमें मसूद के लड़ाके नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट किस तरह से रॉकेट दागकर तालिबानियों को बुरी तरह से खदेड़ रही है। तो आपको बता रही हूं कि किस तरह से पंजशीर में पिछले 3 दिनों से युद्ध जारी है। ये बड़ी खबर से महाभारत की आज शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त निगाहें सबकी पंजशीर पर है। पिछले 3 दिन से तालिबान लगातार हमला कर रहा है, लेकिन किस तरह से रॉकेट दागकर पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को खदेड़ दिया है। 3 दिन से तालिबान से ये जंग जारी है और भीषण जंग 3 दिन से जारी है। पीठ दिखाने के लिए मजबूर हो गया है तालिबान। किस तरह से पंजशीर में रॉकेट दागे गए हैं और तालिबान को खदेड़ा गया है। तालिबान पर यह अब तक का सबसे भीषण हमला रहा है। जी हां, तालिबानी आतंकियों पर किस तरह से रॉकेट दनादन दागे गए हैं। तालिबानियों पर ये BM-40 रॉकेट है जो कि पंजशीर के लड़ाके दाग रहे हैं, और उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। किस तरह से घात लगाकर तालिबानियों को तबाह किया है। अहमद मसूद के लड़ाकों ने 57 तालिबानी ढेर अब तक कर दिए गए हैं और 30 तालिबानियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि वो NRF के कब्जे में है। ये तालिबानी जो कि अलग अलग इलाकों से, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है घाटी का इलाका है और अलग अलग जगहों से तालिबान घुसने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन से तालिबान के हमले जारी है, लेकिन उन पर ये रॉकेट हमले कर रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। तालिबान को वहां पर करारी शिकस्त मिल रही है। तालिबान को किस तरह से इन रॉकेट वार से भारी नुकसान पहुंच रहा है वो भी आपको बता रही हूं। ये पूरी एक घाटी है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, और शटेल, ख्वाक और दलांग संग, ये 3 जगहें हैं इस घाटी में जहां पर ये जंग इस वक्त चल रही है। तो सोचिए, सिर्फ एक इलाका नहीं है, घाटी जो पहाड़ों से घिरी हुई है, वहां 3 जगहों से तालिबान हमला कर रहा है, और इन तीनों ही जगहों पर जो NRF है वो कड़ी टक्कर दे रही है। और किस तरह से तालिबान के लिए अब ये हमला मौत का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर घुसने की इजाजत नहीं दे रहा है पंजशीर के लड़ाके, घुसने नहीं दे रहे हैं तालिबान को, और उन्हें, तालिबान को बड़ा नुकसान पंजशीर में हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि जब तालिबान हथियारों के सहारे इस जंग को नहीं जीत पा रहा, तो कैसे एक प्रोपेगेंडा वॉर, यानी झूठ के सहारे इस जंग को जीतना चाहता है, वो बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। किस तरह से एक प्रोपेगेंडा वॉर के सहारे तालिबान इस जंग को जीतना चाहता है, झूठ के सहारे, झूठ फैलाकर किस तरह से तालिबान इस जंग को आगे ले जा रहा है। अमरुल्लाह सालेह पर बड़ा झूठ बोला है तालिबान ने। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि अमरुल्लाह सालेह पर क्या बड़ा झूठ बोल रहा है तालिबान, और लगातार झूठ फैलाकर उन्हें लगता है कि एक प्रोपेगेंडा वॉर के तहत वो इस जंग को जीत सकता है। मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, और तालिबान इस जंग को कैसे एक प्रोपेगेंडा के जरिए जीतने की कोशिश कर रहा है। आपको दिखाती हूं आपको दिखाती हूं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाती हूं कि अमरुल्लाह सालेह को लेकर, मसूद को लेकर किस तरह से तालिबान झूठ फैला रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब हथियारों के बल से आप पंजशीर घाटी में नहीं घुस सकते हैं, तो आप वहां की आवाम और अफगानिस्तान के लोगों को झूठ परोसते हैं जिससे वो टूट सके, जिससे उन्हें लगे कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सालेह को लेकर तालिबान का बयान आया,
साले को लेकर अमरुल्ला साले जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, पंजशीर में है, उन्हें लेकर बयान आया कि साले ताजिकिस्तान चले गए हैं। साले अमरुल्ला साले छोड़ चुके हैं पंजशीर और वो ताजिकिस्तान चले गए। ये भी इसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। झूठ फैलाया गया कि ताजिकिस्तान चले गए हैं, ये अफवाह फैलाई गई। कमांडरों के साथ गए ताजिकिस्तान, यानी सिर्फ अकेले नहीं, अपने कमांडरों को साथ लेके वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं। ये झूठ तालिबान की तरफ से फैलाया गया। नॉर्दर्न अलायंस ने कैसे इस झूठ को बेनकाब किया, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस ने साफ कह दिया कि ये झूठ है। पंजशीर में ही अहमद मसूद है और पंजशीर में ही अमरुल्ला साले मौजूद हैं। साले और मसूद पंजशीर में सुरक्षित भी हैं और ना ही वो भागे हैं, और उनके कमांडर भी उनके साथ उसी तरह से पंजशीर में बने हुए हैं और इस युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। 400 आतंकियों के मारे जाने से तालिबान बौखलाया हुआ है और इसीलिए इस झूठ को परोसने की कोशिश, क्योंकि जब आप उनके नेता के बारे में ये झूठ फैलाएंगे कि वहां से अमरुल्ला साले भाग गए, तो उससे जो लड़ रहे लड़ाके हैं उनके मनोबल को तोड़ सके, ये कोशिश तालिबान की, लेकिन इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। पहले भी अहमद मसूद को लेकर इसी तरह का झूठ फैलाया था। पहले भी अहमद मसूद को लेकर इसी तरह का झूठ फैलाया था कि अहमद मसूद भाग गए हैं, अहमद मसूद ने सरेंडर कर दिया है। उस झूठ को भी बेनकाब किया था नॉर्दर्न अलायंस ने, और अब इसी तरह का झूठ अमरुल्ला साले को लेकर फैलाया गया कि वो ताजिकिस्तान चले गए, लेकिन उस झूठ को बेपर्दा कर दिया नॉर्दर्न अलायंस ने। जो बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है उस पर जा रही हूं। तालिबान ने किस तरह, और आपको बड़ी खबर बता रही हूं कि अमरुल्ला साले ने ट्वीट किया है। जी हां, अमरुल्ला साले ने ट्वीट किया है, जिनके भागने की खबर फैला रहा है तालिबान। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि किस तरह से दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर रोक लगा रहा है तालिबान। ये ट्वीट किया है अमरुल्ला साले ने। उन्होंने कहा कि फोन के बाद अब बिजली भी काटी गई है। अमरुल्ला साले का तालिबान पर यह बड़ा आरोप है कि किस तरह पंजशीर के लोगों तक ना पहुंचे कोई भी सामान, या फिर जो जरूरत के सामान है वो ना पहुंच पाए, उसके लिए बिजली काट दी गई है, दवाओं की सप्लाई रोक दी गई है। साले ने यह बड़ा आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है और दूसरे देश हैं, वो मदद करें पंजशीर की। मदद की गुहार लगा रहे हैं अमरुल्ला साले पंजशीर के लिए, और दूसरे मुल्कों से कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि आप आकर अब पंजशीर के लड़ाकों की मदद कीजिए, क्योंकि उन्हें आपके मदद की जरूरत है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, अपने लड़ाकों की मदद कीजिए। यही बात बार बार अमरुल्ला साले ट्वीट के जरिए बता रहे हैं, और इस ट्वीट करने का मकसद बिल्कुल साफ है, यह बताने की कोशिश कि वो इस लड़ाई में अभी भी शामिल हैं, और यह भी बताने की कोशिश कि वो पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, पंजशीर के लड़ाकों की मदद की जाए। इसी आस में अमरुल्ला साले लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, दुनिया से, वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए। मेरे पास जो बड़ी खबर इस वक्त है मैं उस पर जाऊंगी। एनआरएफ के कमांडर का ऐलान। जी हां, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर ने ऐलान किया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, और पंजशीर में टैंक पर बैठे हुए अपनी तस्वीर जारी की है। ये एनआरएफ का कमांडर है सैफुल्ला हसनजई। उनकी तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए। सैफुल्ला हसनजई ने अपनी तस्वीर जारी की है। एक मीडिया हाउस को ये तस्वीर भेजी है, और ये तस्वीर जारी कर वो तस्वीर दिखाइए जिसमें वो टैंक पर बैठे हैं। ये तस्वीर दिखाइए, इसमें सैफुल्ला हसनजई टैंक पर बैठे हैं, और ये तस्वीर जारी करके कहा है कि हम वहीं मौजूद हैं, पंजशीर में मौजूद हैं, और पंजशीर से इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं, और हमने सरेंडर नहीं किया है। ये मिलिट्री कमांडर हैं एनआरएफ के, यानी कि एनआरएफ अलग अलग मिलिट्री कमांडर से भी बना हुआ है। उन्होंने ये तस्वीर जारी कर एक मीडिया हाउस से कहा कि हम यहां बने हुए हैं और हमने सरेंडर नहीं किया है। यह तस्वीर मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूं, ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं जिससे यह बता सकूं कि पंजशीर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि सरेंडर की बात ही नहीं है, और ना ही अमरुल्ला साले और मसूद के वहां से भागने की खबर है जिसे तालिबान फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपने लगातार नॉर्दर्न अलायंस का नाम सुना है। नॉर्दर्न अलायंस यानी कि वो मिलिट्री संघ जो कि शाह अहमद मसूद के साथ बना और शाह अहमद मसूद उसका नेतृत्व करते रहे। लेकिन अब किस तरह से जब तालिबान पार्ट 1 आया तो एनआरएफ की बात हो रही है, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स। मैं आपको बताती हूं कि ये एनआरएफ क्या है।
एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। एनआरएफ का मतलब है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, और यही एनआरएफ है जो इस लड़ाई को पंजशीर में आगे बढ़ा रहा है। यह तालिबानी विरोधी मोर्चों का गठबंधन है। जी हां, यानी वो गुट जो तालिबान के खिलाफ है, जो तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, उनका गठबंधन है एनआरएफ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। इसमें मसूद का नॉर्दर्न अलायंस शामिल है। जो नॉर्दर्न अलायंस आप कई बार सुनते हैं, वो शाह अहमद मसूद के समय से बना हुआ, अब उसका लीड करते हैं अहमद मसूद, उनके बेटे, वो इसका एक हिस्सा है। अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके भी इसमें शामिल हो गए हैं, यानी कि वो सैनिक जो कि अमरुल्लाह सालेह के वफादार रहे, अफगानी सेना में काम करते रहे, वो भी इस एनआरएफ का हिस्सा है। इसके अलावा सैन्य कमांडर और अफगान सैनिक भी इसमें शामिल हैं, यानी कि वो मिलिट्री कमांडर्स जो कि तालिबान पार्ट 1 से लड़ाई लड़ते रहे तालिबान के खिलाफ, और किस तरह से अपना उन्होंने दबदबा कायम रखा, वो मिलिट्री कमांडर्स भी इस एनआरएफ में शामिल है। साथ ही तालिबानी विरोधी दूसरे धड़े भी इसमें शामिल हैं। जिन जिन आवाजों ने तालिबान का विरोध किया है, गुटों ने तालिबान का विरोध किया, वो इसमें शामिल है। और बड़ी बात यह है कि एनआरएफ कहता है कि जो आम आवाम है अफगानिस्तान की, वो लोग जो तालिबान का राज नहीं चाहते हैं, वो भी इस एनआरएफ में शामिल हो जाएं। तालिबान से लड़ने के लिए आम लोगों को एनआरएफ न्योता दे रहा है और कह रहा है कि आइए आप हमारी संख्या बढ़ाइए, और इन आम लोगों को जिनमें जज्बा है तालिबान के खिलाफ लड़ने का, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है एनआरएफ। आम अफगानियों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास इतने लोग नहीं जो तालिबान का मुकाबला कर सके, लेकिन उनके साथ संख्या बढ़ाने के लिए आम अफगानियों को न्योता दे रहा है, और वो आम अफगानी ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उस पर जा रही हूं। चरिकर में मसूद के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। जी हां, चरिकर परवान प्रांत की राजधानी, जिस पर कब्जा किया है। सालांग जिले पर भी फिर से कब्जा कर लिया है। अब सालांग जिला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सामरिक रूप से यह अहम है क्योंकि सालांग इलाके में सालांग टनल बना हुआ है, जो काबुल और उज्बेकिस्तान हाईवे पर बना हुआ टनल है, और यह किस तरह से काबुल और उज्बेकिस्तान को जोड़ता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और इस पर कब्जा कर लिया गया है वापस। सैन्य कमांडरों ने इस पर वापस कब्जा किया है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उन पर जा रही हूं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच। मेजर जनरल सिन्हा, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूं कि किस तरह से जो तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक ऐसा फ्रंट जिसमें वो सब शामिल हो चुके हैं जो तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ना चाहते हैं या फिर उनकी उपस्थिति नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए आम लोगों को भी न्योता एनआरएफ दे रहा है पंजशीर में इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। सुचारिता बहुत बड़ी बात कर रही है। देखिए, जो एनआरएफ उभर कर आया हुआ है, वो तकरीबन 12 जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर का एक उसकी आग फैल चुकी है। चिंगारी पंजशीर से उठी थी, और बगलान में जिस तरह से तखर में चली गई, कुंदूज में चला गया। जो आप नाम अभी ले रही थी, जो टनल की बात आप कर रही हैं, वो टनल जो सलांग टनल है, वो पंजशीर से नॉर्थ की तरफ बगलान होता हुआ तखर से फिर ताकिस्तान जाता है। तो उसमें पकड़ पाना, क्योंकि देखिए अंदराब के ऊपर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई थी। ये बगलान प्रांत है, प्रोविंस है, उसका हिस्सा है। तो देखिए, ये जो एनआरएफ है, जिसको आपने बड़ा विस्तार से बताया, और बहुत लोग खाली नॉर्दर्न अलायंस की बात करते हैं, एनआरएफ में बहुत बड़ी संख्या थी जो कि अफगान नेशनल आर्मी के लोग आए, जिनके अंदर में कुछ भी शर्मबगी थी, जो लड़ना चाहते थे वो नहीं। देखिए, जो नेशनल आर्मी थे उसमें घोस्ट बटालियन की संख्या बहुत ज्यादा, घोस्ट सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा, जो कि अपना पासा पलटते रहे। मगर जब ये मानते हैं कि 1,80,000 के बीच में से ये माना जाता था कि तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या के लोग आ गए हैं पंजशीर, और वो पहुंच रहे हैं। देखिए, रिवर वैलीज हैं, वो रिवर वैलीज के ऊपर में
वो वॉरलॉर्ड्स को दिया जाता है, उनका दायित्व होता है जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हाँ। एक मेन है जिसके ऊपर में नॉर्दर्न अलायंस, अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के अंदर में लोग लगे हुए हैं, डटे हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसने अमेरिका ने बहुत बड़ा चाल खेल के गए, जब वो चाल खेल के गए उन्होंने तालिबानों को, जो उनके 60-70 हजार लड़ाके हैं, उनको उनके हाथ में बहुत बड़ा जखीरा छोड़ गए। बहुत सारी हवाई कैपेबिलिटी भी दे दी, पहले नहीं होती थी, और कहीं से ज्यादा बाहर से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है अदर देन ताजिकिस्तान के रशिया ने थोड़ा इंडिकेशन दिया है, मगर यूएन के अंदर में या दूसरे देश, पहले भारत भी देता था इनको सपोर्ट। सिन्हा, मेरे शरीर सिन्हा, जैसा आप बता रहे हैं और एनआरएफ की ताकत के बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि बार बार लोग नॉर्दर्न अलायंस के बारे में जानते हैं, पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस किस तरह से खड़ा हुआ उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एनआरएफ अब कैसे एक शक्ति बनकर उभर रहा है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें वो सारी सेनाएं हैं, वो सारे गुट शामिल हैं जो तालिबान, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि इस तालिबान के खिलाफ इस युद्ध का आगाज कर चुका है और उसे आगे बढ़ाने के लिए रणनीति दर रणनीति बना रहा है। मैं अपने दर्शकों को एक बार बताती हूं कि किस तरह से अहमद मसूद ने तालिबान का हर पैतरा फेल किया है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि पंजशीर पर कब्जा करने में अभी तक तालिबान नाकाम है। जी हां, हर तरह की कोशिश कर ली है, 15 अगस्त से राज पूरे अफगानिस्तान में स्थापित कर लिया, लेकिन अभी तक पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान ने चालबाजी का भी सहारा लिया, हथियारों ही से नहीं, बस चालबाजी से भी सहारा लेकर किस तरह से पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश की है, नए नए पैतरे अपनाए हैं, लेकिन वो पैतरे किस तरह से फेल हो गए वो मैं आपको बता रही हूं। 40 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, इसके बारे में मैंने आपको पहला भी बताया था। मसूद को अब खुलकर यह खबर सामने आ रही है कि अहमद मसूद को प्रलोभन देने की कोशिश की गई। जी हां, उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की गई कि आपको सत्ता में शामिल करेंगे, यानी कि तालिबान का राज होगा, तालिबान सत्ता पे है और उसका एक हिस्सा आप भी होंगे। उन्हें प्रस्ताव दिया गया, मसूद की संपत्ति यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो भी संरक्षित रहेगी, यह भी प्रलोभन दिया गया, यानी कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास संपत्ति है, उसको संरक्षित रखा जाएगा। यह भी तालिबान ने प्रस्ताव के जरिए आगे बढ़ाया। अहमद मसूद ने इस समझौते को खारिज कर दिया, क्योंकि इसे उन्होंने एक निजी समझौता कहा और उन्होंने खुलकर कहा कि किसी तरह का निजी समझौता, कोई भी किसी भी तरह का निजी समझौता नहीं चाहिए, व्यक्तिगत समझौता नहीं चाहिए, इसको उन्होंने ठुकरा दिया और यह कहा कि अफगान अधिकारों की ही बात करनी है। अफगानिस्तान के लिए पंजशीर में वो जंग जारी रखेंगे और अफगानियों को उनका अधिकार मिले, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी है। इसी के लिए उनके पिता ने जंग लड़ी और इसी के लिए वो भी जंग जारी रखेंगे। यानी तालिबान का सबसे बड़ा पैतरा यह कि किस तरह से जो नेता हैं उन्हें तोड़ लीजिए तो पूरी की पूरी सेना बिखर सकती है। और इसीलिए यह व्यक्तिगत प्रलोभन अहमद मसूद को, इसीलिए वो झूठ जो अमरुल्लाह साले को लेकर फैलाया गया कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, ताजिकिस्तान भाग गए हैं, अपने कमांडर्स को लेकर भाग गए हैं, लेकिन कैसे तालिबान के इस फरेब को बेपर्दा कर दिया अहमद मसूद ने और अमरुल्लाह साले ने, क्योंकि उनकी अपनी मशीनरी भी साथ में काम कर रही है। वो खुद भी ट्वीट करते हैं, जानकारी देते हैं और अलग अलग न्यूज एजेंसी से बात करके अपने पंजशीर में होने की बार बार गवाही देते हैं, इस वजह से कि अफगानिस्तान के लोगों को भरोसा बना रहे और उन्हें पता रहे कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर ही तालिबान से लड़ाई लड़नी होगी, पंजशीर के अंदर बैठकर ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए अभी तक अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले वहीं पर बने हुए हैं। मेरे पास जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मैं उस पर भी जा रही हूं। बड़ी खबर यह कि तालिबान 20 दिन हो गए हैं, जी हां 20 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। ब्रिटेन मान्यता देने से साफ इनकार कर रहा है तालिबान को। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ब्रिटेन ने दो टूक कहा है कि तालिबान को वो मान्यता नहीं देगा। ब्रिटेन के विदेश सचिव का यह बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं तालिबान को किसी तरह की कोई मान्यता नहीं देने वाला है ब्रिटेन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ब्रिटेन मान्यता नहीं देगा तालिबान को और ब्रिटेन ने खुलकर कह दिया है कि किसी तरह की मान्यता नहीं देने वाला है ब्रिटेन।
और अब मैं आपको बताती हूं कि 20 दिन हो गए हैं तालिबान को, लेकिन 20 दिन बाद भी तालिबान पर किस तरह से अलग अलग देशों का रवैया है और अलग अलग देशों की राय क्या है। 20 दिन बाद क्या तालिबान कबूल है? सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, तालिबान की पैरवी लगातार कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान मान्यता दिलाने के लिए दौड़ भाग भी कर रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूं? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी लगातार अलग अलग देश जा रहे हैं और अलग अलग देशों में जाके, चाहे वो तजिकिस्तान हो, वो उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, वो चाह रहे हैं कि मान्यता मिले तालिबान को। और इसीलिए विदेश मंत्री किस तरह से तालिबान के विदेश मंत्री हो गए हैं, उनका विदेश मंत्री, हालांकि आधिकारिक रूप से मान्यता पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दी है। चीन की अगर मैं बात करूं तो मान्यता देने की पूरी तैयारी में है चीन। जी हां, चीन ने अमेरिका से भी बात की है और कहा है कि तालिबान से संवाद जरूरी है, उसकी पैरवी की है चीन ने। और चीन को लगता है कि अगर अमेरिका बात कर लेगा तालिबान से तो दुनिया की बाकी देश और बाकी शक्तियां भी मजबूर होंगी और तालिबान से बात करेंगी। और इसीलिए चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करके चीन के तालिबान के साथ संवाद की बात की है, पैरवी की है। अब रूस की अगर मैं बात करूं तो तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है। जी हां, क्योंकि यह बातचीत जारी है 2017 से मॉस्को फोरम के तहत रूस लगातार बात कर रहा है तालिबान से। और तालिबान से बात करते हुए यह भी बड़ी बात आपको बताऊं कि तालिबान को मान्यता दे सकता है रूस, क्योंकि रूस वो देश है जिसने अभी तक अपना दूतावास अफगानिस्तान में रखा हुआ है। चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान, ये 4 देश हैं जिनके दूतावास अभी भी चल रहे हैं अफगानिस्तान में। बाकी सब देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए, अपने लोगों को वापस बुला लिया, लेकिन रूस मान्यता दे सकता है क्योंकि वो लगातार पिछले 4 साल से तालिबान से बात कर रहा है। ब्रिटेन की बात मैं आपको बताऊं, तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, यह बड़ी खबर मैंने आपको बताई। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है वो तालिबान से बात नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। हालांकि लोगों को बाहर निकालने के लिए वो वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बातचीत जारी है, लेकिन मान्यता के सवाल पर ब्रिटेन ने 2 टूक कहा है, वो मान्यता नहीं देगा। अमेरिका के बारे में आप जानते ही हैं, तालिबान को मान्यता नहीं देगा। और अफगानियों के हितों की बात कर रहे हैं अभी जो बाइडेन, क्योंकि उन पर इतना दबाव है, उनके खुद के घर में उनकी आलोचना हो रही है और इसीलिए जो बाइडेन, अमेरिका तालिबान को मान्यता नहीं देगा। और भारत की अगर बात करें तो स्थिति का आंकलन कर रहा है भारत, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और इसीलिए आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी, ना ही आतंकवाद को मान्यता है। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि 20 दिन बाद भी कोई एक देश नहीं आया, जबकि तालिबान पार्ट 1 में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने किस तरह मान्यता देती थी, पहले ही दिन सऊदी अरेबिया ने दे दी थी, लेकिन अभी दुनिया की दूसरी शक्तियों की तरफ अलग अलग देश देख रहे हैं। मैं एक बार मेजर जनरल सिवाच आपके पास आ रही हूं, क्योंकि मुझे याद है तालिबान पार्ट 1 में किस तरह पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया ने तुरंत मान्यता दी थी, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान भले ही समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन मान्यता देने में अभी भी संकोच है। वो जानते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, क्योंकि उनका समर्थन तालिबान को हमेशा से रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सुचरिता, इसमें कोई शक नहीं कि जो तालिबान 1.0 था उसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मान्यता दी थी, बाकी किसी और देश ने मान्यता नहीं दी थी। अगर अभी आप देखें कि जो सिचुएशन है वो सच्चाई ये है कि एक बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और ये जैसे ये गवर्नमेंट बनाएगी तालिबान, क्या वो गवर्नमेंट इंक्लूसिव है, क्या वो तालिबान स्पेसिफिक है, किस प्रकार से रवैया इस्लामिक स्टेट खोरासन का, किस प्रकार से ये जो अब नेशनल रजिस्टर फ्रंट है वो क्या कर रहा है, इसको निर्भर होते हुए देश देखेंगे कि क्या है, तब वो एक प्रकार से मान्यता देंगे। और मुझे लगता है जैसे ही तालिबान स्पेसिफिक कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसके बनने की आशा है होती है, तो ये 3-4 देश जो हैं वो उसको दे सकते हैं, बाकी कोई देश इसको इतनी जल्दी नहीं देगा, वो वेट एंड वॉच करेंगे। उनमें से है पाकिस्तान है, चीन है, टर्की है और किसी हद तक रूस हो सकता है। रूस इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता देगा, क्योंकि रूस भी अपने आप को सोच रहा है, और किसी हद तक ईरान। तो इसको देखते हुए आपको समझना चाहिए सुचरिता कि आज जो हालात हैं अफगानिस्तान के वो एक बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गए, क्योंकि नदर्न अलायंस का जो ये रजिस्टर्ड फोर्स है ये होल्ड ऑन कर रहा है। इस्लामिक स्टेट खोरासन की कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन हो। पर ये समझना चाहिए हमें कि आज की तारीख में अगर तालिबान को मान्यता ज्यादा देश नहीं देंगे
तो ये टूटने सर, सिविल वॉर जैसी स्थिति अगर होती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो उन देशों का भी कोई फायदा नहीं है जिन्होंने तालिबान को जबरदस्ती उनका समर्थन कर यहां पर हावी होने दिया है। ये उनके भी हित में नहीं होगा और इसीलिए शायद मैं बार बार ये सवाल पूछती हूं और आज मैं चाहूंगी कि मेजर जनरल के सिन्हा भी इस पर बोले, आप भी बोले कि पंजशीर की स्वायत्तता बनी रहे। क्या इसके लिए तालिबान पर कोई बाहरी दबाव हो सकता है? क्या फॉरेन फोर्सेस ये दबाव तालिबान पर बना सकती है कि स्वायत्तता बनी रहे पंजशीर की? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर यह कि तालिबान पर किस तरह से विरोधियों का बड़ा प्रहार, तालिबान का तोपखाना तबाह किया गया है। जी हां, तालिबान का तोपखाना, यानी कि वहां पर जो उनका असला है, उनके हथियार है, वो किस तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। तबाह किया है तालिबान का तोपखाना। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह से जो हथियार है, जो असला है, वो बर्बाद किया गया है। यह बहुत बड़ा झटका तालिबान को दिया गया है। सीधे उनके तोपखाने पर हमला किया गया है, यानी कि जहां से असला तालिबान अपने लड़ाकों तक, अपने आतंकियों तक पहुंचाता है, उसी पर हमला किया गया। उसकी जरा तस्वीरें दिखाइए, फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए उसकी, क्योंकि किस तरह से तोपखाने को तबाह कर दिया उसकी भी तस्वीरें सामने आई। तालिबान के तोपखाने की जो धुआं देख रहे हैं आप, वो जो धमाका होता हुआ आप देख रहे हैं, किस तरह से सरका तो ये जो धमाका आप सुन रहे हैं, ये धमाका है तालिबान के तोपखाने को उड़ाने का, जिसको निशाना बनाया था एनआरएफ ने, और किस तरह से इस तोपखाने को हमला निशाना बनाकर उड़ाया गया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे जरूरी है इस पूरी जंग में, एनआरएफ जानता है, नॉर्दर्न अलायंस जानता है उनके पास लड़ाके कम है, वो ये भी जानता है कि उनके पास हथियार कम है, इसीलिए उन्हें सूझबूझ से काम लेना है और किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है, यानी स्ट्रैटेजी के तहत उन्हें हमला करना है और किस तरह से स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है। इसीलिए वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तोपखाने पर सीधा हमला, यानी कि हथियारों को और वहां से असले को बर्बाद करने की योजना है। इसीलिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि इसी के तहत ये आगे बढ़ पाएंगे। और जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी सरकार नहीं बनाएगा तालिबान। आज होना था सरकार का गठन, अभी के लिए सरकार गठन टला है। बड़ी खबर आपके दर्शकों को बताऊं, अफगानिस्तान में सरकार गठन अभी के लिए टल चुका है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार गठन अभी टाला गया है। आज तालिबान ने सरकार गठित करनी थी, लेकिन अभी के लिए सरकार गठन टाल दिया गया है, यानी कि अभी सरकार गठित नहीं होगी। ये खबर हमारे पास आ रही है। और बड़ी बात यह भी है कि मान्यता नहीं मिल रही है, वहां पर मान्यता नहीं मिल रही है तालिबान को, ना अपनी आवाम की और ना ही और मुल्कों की। ऐसे में अभी सरकार गठन टाला गया है, सरकार गठन टाला गया है, ये भी आपको बता रहे हैं। सरकार अभी गठित नहीं होगी, तालिबान वहां कह रहा है जो सरकार गठन आज होना था उसे टाल दिया गया है। और जहां एक तरफ सरकार का गठन टाला गया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो अंदर खाने शुरू से तालिबान का समर्थन करता आया, अब तालिबान की मदद कर रहा है पंजशीर के लड़ाकों के खिलाफ। जी हां, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि पाकिस्तान पंजशीर के लड़ाकों के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहा है और उसके सबूत भी अब सामने मिल गए हैं। तालिबान के साथ पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के जवान मिलकर किस तरह से पंजशीर को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके सबूत सामने आए हैं। ये पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हैं जो तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर को हराने की कोशिश कर रही हैं और उसका सबूत ये आइडेंटिटी कार्ड्स जो मिले हैं। पंजशीर के लड़ाकों पर हमला किया, जिन आतंकियों ने हमला किया उनमें पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के भी लोग शामिल हैं और उन्हीं के आईडी कार्ड्स जो वहां से बरामद हुए हैं वो ये साफ दिखाता है कि पंजशीर पर भी तालिबान
के साथ साथ पंजशीर पर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस भी हमला कर रही हैं। उसी की तस्वीरें मैं आपको ये इस वक्त दिखा रही हूं। ये आईडी कार्ड्स मिले हैं, यानी जो अंदर खाने चल रहा है, मैं मेजर जनरल सिन्हा में अंदर खाने जो खेल चल रहा है वो खुलकर उजागर होता है बार बार। अब पंजशीर की स्वायत्तता से भी पाकिस्तान को दिक्कत है। स्पेशल फोर्सेस तालिबान के साथ मिलकर वहां पर लड़ रही। सुशारिता, ये जो आप आज दिखा रही हैं वो तकरीबन 4 दिन पहले जो अंदराज में ये हुआ था, जो एम्बुश हुआ था इनके और 300 मारे गए थे, उसमें ये आई कार्ड मिला था और वो उनको जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा नहीं कि वो मरे हैं। तो ये तो प्रूफ है ही है जो स्पेशल फोर्सेस, बट पाकिस्तान के एसएस फोर्सेस के औकात क्या है, क्योंकि वो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बगलान की तरफ से आना चाहते हैं, नॉर्थ की तरफ से, और उन्होंने शायद वो कोई रेड करना चाहते थे क्योंकि वहां ताजिक लोग हैं और वो ताजिक इनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात जो आपने बहुत बड़ी बताई, वो बताया कि उनके जो एम्युनिशन डंप को उड़ाया है, तो एम्युनिशन डंप बहुत पीछे होता है और यदि इन्होंने उड़ाया है एनआरएफ ने, तो उनको उनकी टोली को आगे भेजी होगी उस स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में जहां जाकर के उसको निशाने बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ी खबर है सामरिक दृष्टि से। जो दूसरी चीजें हैं, बहुत जल्दी ही मेरे को ऐसा लगता है कि पंजशीर के ऊपर में खुल करके पूरी दुनिया को आनी चाहिए और फिर भारत को भी आगे आनी चाहिए। कहीं भी हमें इस चीज को रोकना नहीं, क्योंकि देखिए अमरुल्लाह सालेह तो चुने हुए हैं, वो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है, तो जब भाग गए गनी साहब तो उसके बाद तो इनका बनता है कि इन्होंने अपने को बताया है, क्योंकि नंबर 2 है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है और ये पूरी मान्यता। मुझे इसका बात का अफसोस है कि सब लोग अभी भी लोग तालिबान के पीछे लगे हैं। अमेरिका तो लगा ही हुआ है कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। वो तो कहता है कि हम उसके साथ मिल करके मारेंगे खुरासान को, आईसिस को खत्म करेंगे। तो ये कौन सा गेम है? और क्यों आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, क्यों नहीं आपका ये सरकार का गठन हो रहा है? अखुनजादा साहब पूरे मुसिंग है। ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान की जेलों में है, वो आईएसआई के, और क्योंकि वहां जो क्वेटा सुरा बना है उसके वो अमीर है। और जी सर, अब तो ऐसा लगता है कि वो मुल्ला बरादर हो या अखुनजादा, इनको पाकिस्तान ने अपनी जेलों में भी शायद इसीलिए रखा कि इन्हें वहां हिफाजत में रख सकें। अब तो यही लगता है जिस तरह का गठजोड़ सामने आ रहा है। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है पंजशीर की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अब जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो उठ खड़ी हो सकती है? क्योंकि यही बात बार बार अमरुल्लाह सालेह भी कह रहे हैं और अहमद मसूद भी कह रहे हैं। बिल्कुल सुचरिता, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पंजशेर को जीतना है, पंजशेर रहे कि वहां पर लड़ता रहे, तो पंजशेर की एक ही प्रॉब्लम है कि पंजशेर जो किसी फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, चारों तरफ इसके तालिबान है, तो इसका मतलब इसकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी जब तक अगर फॉरेन कंट्री है उसको मदद ना करे। और ऐसे में तजाकिस्तान ने उसकी मदद की है, एक बार एयर ड्रॉप किया है आर्म्स, अम्यूनिशन और लॉजिस्टिक सप्लाई, मगर जितनी अभी सप्लाई है ये 1.5 महीने तक तो लड़ पाएंगे, उसके बाद इनको मदद आनी चाहिए बाहर से, दूसरे देशों की। और मुझे लगता है अभी समय आ गया दूसरे देश भी खुल के आए, क्योंकि ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है ये एक बहुत ही काबिल है, इसके अंदर ताजिक भी हैं, उज्बेक भी हैं और ये एक बहुत बड़े फाइट में है। इसके अंदर अफगान आर्मी के 15,000 के करीब जवान आके मिल गए हैं, क्योंकि उनको बड़ा दुख लगा कि तालिबान के बिना लड़े हमने हाथ कैसे खड़े कर दिए, क्योंकि तालिबान की जीत नहीं हुई, ये जीत हुई नहीं है तालिबान की, ये हार थी अफगान फोर्सेस की, उनकी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मेजर जनरल सिवाच इसमें यह है कि इन लोगों के पास हौसला है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी तालिबानी फोर्स बाहर खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये सोचते हैं कि ये तालिबान को हरा सकते हैं, और शायद यही वो जज्बा है जिसकी वजह से अभी तक पंजशीर में पैर नहीं रख पाया है तालिबान। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल सिवाच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाभारत में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।